हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.के. उपाध्याय परीक्षा समर की क्लास 12 की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ परीक्षा समर का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एडटेक ने इस समय भारत में बहुत अच्छी एजुकेशन के फील्ड में क्रांति करी है, लेकिन ये सारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, सपोर्ट मेजरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। हिंदी मीडियम में भी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इफेक्टिव कास्ट पे रिच कंटेंट, अच्छी पढ़ाई के सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में संस्थाओं का थोड़ा अभाव है। तो परीक्षा समर इसी उद्देश्य और इसी सोच से आपके पास आई है कि जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए एक बेहतर रिच कंटेंट, जिससे वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें, नेशनल लेवल के रिच कंटेंट्स, नेशनल लेवल की फैकल्टीज़ और उस तरीके की अच्छी पढ़ाई और बहुत ही लो कास्ट में आपको प्रोवाइड कराने के लिए परीक्षा समर ने प्लान किया। देन आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा समर के थ्रू अपने आने वाले एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, थैंक यू, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अपने उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं जिससे वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, परीक्षा समर उसमें फुल्ली सपोर्ट करने के लिए आगे आया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को परीक्षा समर के द्वारा हिंदी मीडियम में अपनी लैंग्वेज में कम से कम कास्ट पे रिच से रिच कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड होगा, जिससे आप अपनी एजुकेशन का ग्रोथ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये आपके परीक्षा समर का उद्देश्य है एंड आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्यारे बच्चों, ये तो परीक्षा समर का हमारा उद्देश्य हो गया है और हम जिस क्लास के लिए यहाँ आपको आए हैं वो क्लास 12th लेवल की मैथमेटिक्स है, जिसके थ्रू मैं एस.के. उपाध्याय आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। क्लास 12th मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं बेटा, और उन्हीं चैप्टर्स को वन बाय वन हम लोग अपने एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग इसमें उठाएंगे, वो चैप्टर हम लोग उठाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह, और इसी चैप्टर के साथ एक और कड़ी जुड़ी हुई होती है डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सारणी। एटलीस्ट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी को जाना करें। जैसे आव्यूह आप समझ रहे हो, लेकिन आव्यूह की इंग्लिश मैट्रिक्स से इतना कम से कम जानेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ आपको शुद्ध हिंदी में एकदम आसान और सुग्राह्य भाषा में आपको बताई जाएंगी, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई, मैथ जैसे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कोई भी एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनकॉन्सेप्चुअल हो, जिसका मतलब आप न समझते हो। ये आप हमेशा ध्यान रखिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसकी आप कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को न जानें। और आप देखोगे आज फर्स्ट डे की क्लास से लेके एंड तक की क्लास में मैं जाऊंगा, आपको एक सिंगल वर्ड में नहीं छोड़ूंगा जिसका आप कॉन्सेप्ट न जानो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं। इसको लेके हम अपने क्लास 12th की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आव्यूह क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स आर क्वांटिटीज। ये आयताकार, आयत से आप सभी लोग परिचित हैं, कुछ इस तरह से आयत होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो ऐसे ही आयताकार शेप में कुछ नंबर्स होंगे ऐसे, और नंबर्स की जगह मैं क्वांटिटी भी बोलूंगा। आप नंबर कह सकते हैं, संख्या, या मैं क्वांटिटी वर्ड बोल रहा हूं, क्वांटिटी, जिसे आप हिंदी में राशि भी कहते हैं। केवल मैं नंबर्स इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जैसे आपने यहां लिखा 1 2 3,
तो कहीं आ गया एक्स वाई ऐसा कुछ आ गया, तो बोलोगे आपने तो बोला था संख्याएं। नहीं, केवल संख्याएं नहीं, राशियां। राशि का मतलब विच हैव वैल्यू, जिसका कोई मान हो उसको हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो आव्यूह क्या होता है, आव्यूह एक आयताकार, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं, आयताकार क्रम विन्यास होता है। अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में बोलें तो कुछ संख्याओं या राशियों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसको हम आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 x y, ठीक है, ऐसा हमने लिखा, और इसको आप ऐसे बड़े कोष्टक में बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये नंबर्स और संख्याएं जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े कोष्टक में न बंद होके स्मॉल ब्रैकेट ऐसे छोटे कोष्टक में बंद होती हैं, तो भी हम उसको आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह क्या होता है, आव्यूह में हम कुछ संख्याओं या राशियों को आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं, और ये जो पूरा विन्यास होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा है, आव्यूह को हम सामान्यतः कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इतना बड़ा आव्यूह लिखा है, तो बार बार क्वेश्चंस में इस आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम इसको कोई इंग्लिश का कैपिटल लेटर मान लेते हैं। तो आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कुछ संख्याओं या राशियों का आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसे सामान्यतः हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिखा, मैं एक दूसरा आव्यूह का उदाहरण ले लेता हूं, -3 2 4 5, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ये आयताकार क्रम विन्यास है कुछ संख्याओं का, इसे हम आव्यूह कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमने इसको बी मान लिया। कुछ और भी आपने ले लिया, जैसे आपने 3 लिखा, कलर चेंज कर देते हैं, जैसे आपने 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, -x लिखा, y लिखा, t लिखा, 4 लिखा, ठीक है, और इसको आपने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब ये क्या है, कुछ संख्याएं हैं और कुछ हमने लेटर्स लिए हैं। अल्टीमेट आप इसके लिए कॉमन वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो राशि। तो कुछ संख्याओं और राशियों को हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह। और इसको हम सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से सामान्यतः हम कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने 1 2 3 4 एक्स वाई, इसमें 4 नंबर हैं, ठीक, और एक्स वाई हमने एज ए क्वांटिटी ले लिया है, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कुल मिला जुला के जो भी चीज़ें आप लिखें उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सामान्य भाषा में राशि कह देते हैं, या संख्याएं भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ संख्याओं या राशियों को हमने आयताकार क्रम विन्यास में लिखकर और कोष्टक में बंद कर दिया, और ये आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला आव्यूह है जिसे हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है, ये दूसरा आव्यूह है जिसे हमने कैपिटल बी से डिनोट किया है, और ये तीसरा आव्यूह है जिसे हमने कैपिटल सी से डिनोट किया है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का आव्यूह का परिचय हो गया, ठीक है। अब जब भी किसी आव्यूह को आप प्रदर्शित करते हैं तो आप थोड़ा सा इसे गौर से देखें, तो इसमें 2 तरह की लाइनें बन रही हैं, एक क्षैतिज रेखा बन रही है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बन रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये दिस एंड दिस, ठीक, और इधर से आपकी वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं देखिए बन रही है, इसमें 2, अगर मैं आव्यूह सी की बात करूं तो इसमें 2 क्षैतिज रेखाएं बन रही हैं और 4 जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति। जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं
और इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम किसी भी आव्यूह की पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति। और जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, उसे किसी भी आव्यूह का हम स्तंभ बोलते हैं। तो किसी भी आव्यूह में दो तरह की रेखाएं बनती हैं, एक क्षैतिज रेखा में नंबर लिखे होते हैं और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा में नंबर लिखे होते हैं। जो क्षैतिज रेखा में नंबर लिखे होते हैं उसे उस आव्यूह की हम पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखे होते हैं उसे हम उस आव्यूह का स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम आव्यूह सी की बात करें तो इस आव्यूह सी में दो पंक्तियां हैं, ये देखो, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति है। और ठीक उसी तरीके से आव्यूह सी में हम स्तंभों की बात करें तो 1 2 3 4 स्तंभ। तो जब भी आप आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपके पास दो टर्म है जो आपको जानना चाहिए, एक तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ। किसी भी आव्यूह में जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम पंक्ति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी आव्यूह में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम स्तंभ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आव्यूह सी में कितनी पंक्तियां हैं तो आप बोलेंगे दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो लाइनें हैं जो आपकी क्षैतिज हैं। और अगर आपसे मैं पूछूं आव्यूह सी में कितने स्तंभ हैं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, ओके। ठीक उसी तरीके से यहाँ आव्यूह बी की चर्चा कीजिए। आव्यूह बी में जरा आप गौर करो, आव्यूह बी में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये देखो 1 और 2। तो आव्यूह दो में आव्यूह बी में कितनी पंक्तियां हैं, 2। और कितनी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये देखिए 1 2, ठीक है। तो आव्यूह बी में दो क्षैतिज रेखाएं हैं और दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, यानी आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या भी 2 है और आव्यूह बी में स्तंभों की भी संख्या 2 है। आइए जरा आप आव्यूह ए पे आइए। आव्यूह ए में देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, क्योंकि क्षैतिज रेखाएं 2 हैं। और आव्यूह ए में कितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 1 2 3, ठीक है। चूंकि जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय में आने वाली शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप कभी भी घर बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और किसी को घर बनवाने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब जिसको ईंटा गिट्टी मोरंग बालू ये पता ही ना हो वो घर कैसे बनवा पाएगा। उसी तरीके से आप आव्यूह और सारिक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, और वहां आपको आव्यूह क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ, अगर ये नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे आपको गिट्टी मोरंग बालू नहीं पता है तो आप किसी घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आव्यूह पढ़ रहे हैं तो इन शब्दावलियों का जानना आपको जरूरी है। तो आई होप आप सभी लोग किसी भी आव्यूह का मतलब समझ गए होंगे, किसी भी आव्यूह में पंक्तियां क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी क्रम में थोड़ी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द जो इसमें आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का क्रम आप इसे बोल सकते हैं, आव्यूह का क्रम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ए है और मैं कहूं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या और क्रॉस का साइन लगा दो गुणे का, और स्तंभों की संख्या वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आव्यूह ए में देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, तो आप बीच में ऐसे क्रॉस लगा दो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए या आव्यूह ए का क्रम क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2 क्रॉस 3। ओके, अब आपसे पूछें आव्यूह बी का क्रम क्या है, तो आप इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज, यानी पंक्तियों की संख्या 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2 है। तो आव्यूह बी का क्रम जो है वो 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। अब जरा आइए आव्यूह सी। ठीक,
आव्यूह सी का क्रम क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए? तो देखिए इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2 और स्तंभ कितने हैं? 4। तो 2 क्रॉस 4। तो अगली चीज जो आपने इसमें समझा वो आव्यूह का क्रम क्या होता है, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका अगला क्रम है। तो आव्यूह का मतलब क्या होता है, आव्यूह में पंक्ति, स्तंभ और आव्यूह के क्रम का क्या मतलब होता है। आई थिंक इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब एक बात आप यहीं पे और समझ लें कि किसी भी आव्यूह में ये जो संख्याएं होती हैं या जो राशियां होती हैं, इनको हम किसी भी आव्यूह का अवयव बोलते हैं। किसी भी आव्यूह का अवयव बोलते हैं। जैसे एक आव्यूह ए की बात करो, आव्यूह ए में 1 2 3 4 एक्स वाई, ये सब क्या है? आव्यूह ए का अवयव। अगर आपसे मैं पूछूं आव्यूह ए का अवयव बताइए, तो आव्यूह ए का अवयव क्या होगा? आव्यूह ए का अवयव, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, तो आव्यूह ए का अवयव क्या होगा? 1 2 3 4 एक्स एंड वाई, 1 2 3 4 एक्स और वाई। इसी तरह से आव्यूह बी का अवयव पूछा जाए तो आव्यूह बी का अवयव क्या होगा? -3 2 4 एंड 5। आव्यूह सी का अवयव आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 3 5 7 9 -x y t एंड 4। तो ये आव्यूह का अवयव होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आव्यूह सी के पहली पंक्ति में कौन सा अवयव है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे आव्यूह सी को आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसके साथ कोई गणितीय क्रिया आप कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो 7 के साथ आप कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आव्यूह सी के प्रथम पंक्ति का अवयव है 7। ठीक है, तो ये आपने जानना जरूरी होगा। तो आव्यूह सी के प्रथम पंक्ति में कौन से अवयव हैं? 3 5 7 9। और आव्यूह सी के द्वितीय पंक्ति में कौन से अवयव हैं? -x y t एंड 4। अब अगर ऐसे आपसे पूछा जाए आव्यूह सी के प्रथम स्तंभ में, ठीक है, पहले स्तंभ में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप 3 और -x बोलोगे। आव्यूह सी के तीसरे स्तंभ में कौन से अवयव हैं, तो आप 7 और t बोलेंगे। फिर आपसे पूछा जाए आव्यूह ए के तीसरे स्तंभ में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप बोलेंगे 3 और y। ठीक, आपसे पूछा जाए आव्यूह बी के दूसरी पंक्ति में कौन से अवयव हैं, तो 4 और 5। तो अगला टर्म आपको जानना है किसी भी आव्यूह के अवयव का क्या मतलब होता है। ठीक, अब किसी भी आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं अगर आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आव्यूह ए में कितने अवयव हैं, आव्यूह ए में कितने अवयव हैं, आप गौर करें जरा। आव्यूह ए, ठीक, अब आव्यूह ए में आपके जितने रो और जितने कॉलम में क्रॉस लगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो उस आव्यूह ए में कुल अवयवों की संख्या आपको पता हो जाएगी। ये देखो 6, और आप काउंट कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। आव्यूह ए में कुल 6 अवयव हैं। आव्यूह बी को आप ले लीजिए, आव्यूह बी में देखिए 1 2 3 4 अवयव हैं। तो कुल पंक्तियां और कुल स्तंभ की संख्याओं का आप गुणनफल निकाल लेते हैं, वही उसमें कुल अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, दैट इज 4। आप काउंट करके देख लीजिए, इसमें आपके 4 अवयव हैं। आव्यूह सी में देखो टोटल कितने अवयव हैं? 8। ठीक, तो ये देखो 2 × 4 करोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आव्यूह में अगर आपसे कुल अवयवों की संख्या पूछा जाए, ठीक है, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या, अभी मैं फार्मूलेट कर दे रहा हूं, अवयवों की संख्या ये किसके बराबर होती है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो अभी जो टोटल चीजें हमने पढ़ी हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है वो इन्हीं शब्दावलियों पे आधारित है। इसके बाद
हम जरा एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं, पुनः दोहरा दूं कि आपको क्या क्या बताया गया है। आव्यूह का मतलब क्या होता है, आव्यूह में पंक्तियों का क्या अर्थ होता है, आव्यूह में स्तंभों का क्या अर्थ होता है, इन्हीं पे आपका क्वेश्चन अभी फोकस होने जा रहा है। ठीक है, मैं आपको आव्यूह का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया, आव्यूह में पंक्ति का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बताया, स्तंभ का क्या मतलब होता है ये मैंने बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोटि भी बोलते हैं, क्रम भी बोल देते हैं, कोटि क्या होती है आव्यूह की, या इसको हम क्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक, फिर कुल अवयवों की संख्या कैसे आप निकालते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बताया। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी को आपको अपने दिमाग में रखना है, तो आप अपनी एक्सरसाइज जो पहली है उस पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि हमने कितना अच्छा समझाया और आपने कितना अच्छा समझा। ठीक, अगर आपने ध्यान से सुना तो निश्चित रूप से सारी बातें आपको समझ में आएंगी और आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3.1, ओके। पहला क्वेश्चन, एक आव्यूह दिया गया है ए कुछ इस तरह से 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70। एक मैट्रिक्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन इसमें आपके एराइज हो रहे हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इस आव्यूह की कोटि बताइए। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया किसी भी आव्यूह की कोटि का जो मतलब होता है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आप देखो 1, 2, 3 पंक्तियां हैं, आगे आप क्रॉस लगाइए। ठीक है, और इसमें कितने स्तंभ हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है वो पंक्तियों की संख्या क्रॉस लगा देंगे और स्तंभों की संख्या। ठीक है, अगली चीज इसमें पूछी जा रही है, इस आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपने ध्यान से सुना, कि किसी भी आव्यूह में जो अवयव होते हैं वो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी 3x4 का जो रिजल्ट आएगा, यानी इसमें कुल 12 अवयव हैं। आप ऐसे काउंट करें तो भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले से आपके इन फ्यूचर जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसका लॉजिक में यूज होगा, इसलिए आप इस तरीके से इसे ध्यान रखें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप फोकस कीजिएगा। A13, किसी आव्यूह में एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे ये है ना, एक एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। ठीक है, सामान्य तौर पे इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है कि उसकी पंक्ति कौन सी है, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है उसका स्तंभ कौन सा है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं A13, तो एक ऐसा एलिमेंट जो पहले पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ में हो। अब देखिए, ये पहली पंक्ति ये है आपकी, ठीक, और इसमें स्तंभ तीसरा कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये, इसको आप गौर कीजिए। A13 ये, ठीक, ये जो यहाँ पे पहला नंबर लिखा होता है वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहली पंक्ति कौन सी है, ये, और तीसरा स्तंभ ये, तो ये हो गया 19। अभी ढेर सारे क्वेश्चन के थ्रू हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर पूछा जा रहा है A21 क्या है, तो इन अवयवों में से वो अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। अब ये दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया, यानी ये 35। ये देखिए इसकी पंक्ति दूसरी है और स्तंभ पहला है, यानी दिस इज
35। ओके, ये तुरंत देखो, ये 2 1 लिखा है ना, दूसरी पंक्ति में जाओ, ऐसे आपने चिन्ह लगा लो, दूसरी पंक्ति है, और फिर पहले स्तंभ में जाओ, तो ये आपका यहाँ पे आके होगा। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे आपको कलरफुल तरीके से बता दूं, आपको समझने में सुविधा होगी। जैसे ये 21 है, तो दूसरी पंक्ति में जाओ, तो दूसरी पंक्ति आपकी ये होगी, ठीक। अब पहले स्तंभ में जाओ, पहला स्तंभ ये होगा। इसका मैं कलर चेंज कर दूं, अगर ये कर देता हूं, ये दूसरे स्तंभ, सॉरी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक ठीक। अब ये देखिए, दोनों से जो आपका क्रॉस हो रहा है वो ये हो रहा है 35। आइए और क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति कौन सी है? पहला दूसरा तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति होगी, ठीक। और तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ ये नहीं होगा, ठीक है, -5। A24 मीन्स दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक। और दूसरी पंक्ति, इसी पे आपको फोकस हो जाना। और चौथा स्तंभ इसमें कौन सा है? दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये 12, ठीक है। फिर जरा देखो A23, अब फिर आप जाइए दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहली दूसरी पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, क्या हो गया? 5/2। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपने इसमें सीखा। आइए मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से पहचानना बता देता हूँ। एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ बुक से हटके। जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया B, कुछ इस तरह से 1 0 -2 5 8 9 4 ऐसे लिख लिया मैंने x, ओके। अब इसमें मैं आपको एलिमेंट्स देखता हूं, सारे एलिमेंट्स A11, ठीक। इसे अगर आप जनरलाइज लिखें तो ऐसे आप लिखते हैं A11 A12 A13 A14। मतलब पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया था, जैसे Aij लिखा है, तो पहला किसको शो करता है? पंक्तियों को। और दूसरा किसको शो करता है? स्तंभों को। अब ये तो पहली पंक्ति है, तो यहाँ हर जगह 1 1 1 1 है, क्योंकि पहली पंक्ति के सारे हैं। लेकिन ये पहले स्तंभ का है, ये दूसरे स्तंभ का है, और ये तीसरे स्तंभ का है, और ये चौथे स्तंभ का है, ठीक है। ये देखिए, ये भी पहली पंक्ति में, ये भी पहली पंक्ति में, ये भी पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में। तो पहली पंक्ति के जितने भी अवयव होंगे उन सब में पहला जो नंबर आपका होगा 1 1 होगा। दूसरी पंक्ति में जितने भी अवयव होंगे उसमें पहला नंबर सब 2 होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4, ओके, सब में पहला। लेकिन अब यहां से देखो, ये पहला आपका स्तंभ है तो यहाँ दूसरा नंबर 1 होगा, ये दूसरा स्तंभ है तो दूसरा नंबर 2 होगा, ये तीसरा स्तंभ है तो यहाँ 3 होगा, ये चौथा स्तंभ है तो यहाँ आपका 4 होगा। इस तरह से किसी भी अवयव को सांकेतिक रूप से, किसी भी आव्यूह के किसी अवयव को सांकेतिक रूप से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। अब इसमें तीसरी पंक्ति अगर होती तो आप ऐसा लिखते 31 32 33 34, ठीक। अगर आगे और होता तो 15 हो जाता, यहाँ 25 और 35 हो जाता। जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके पास आएगा। अब यहाँ मैं आपसे पूछूं A11 A13 A24 A22, ये सारा मैं आपसे पूछूं। अब जरा देखिए A11 यानी ये आपने लिखा A11 मतलब ये पहला रो। अब कॉलम पे ही से, अब पहला रो का मतलब पहले रो पे ही आप जाइए, नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रो हो गया। अब यहाँ देखिए पहला एलिमेंट, ये पहला कॉलम हो गया, बस 1 A13, 1 का मतलब पहली पंक्ति, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी ये हो गया -2, ओके।
फिर 2 4, यानी ये आपका सेकंड एलिमेंट हो गया, सेकंड रो हो गया, तो सेकंड रो पे आप फोकस हो जाइए। अब आपको फर्स्ट रो में नहीं देखना, सेकंड रो में आ जाइए। अब सेकंड रो में 4 है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, यानी हो गया x। अब A22 यानी 2, दूसरी पंक्ति में ही आपको रहनी है। अब स्तंभ पे जाइए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, ये हो गया 9। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में दीजिएगा, मैं आपको और सारे एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने किसी भी आव्यूह की कोटि को पहचाना, किसी भी आव्यूह के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, एक विशेष एलिमेंट को कैसे सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते और पहचानते हैं ये आपने सीखा, और अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चंस पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जरा देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स को व्यापक रूप में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं आई। ठीक, और इसका जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, अब इस कहा जा रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 की कोटि का है, उस मैट्रिक्स को बताना है, जबकि इसके जो टर्म है वो जनरलाइज फॉर्म में कुछ ऐसा दिया गया है, 1/2 i प्लस जे होल स्क्वायर। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि इसके स्टैंडर्ड एलिमेंट को दिया जा रहा है ए आई जे, स्टैंडर्ड का मतलब व्यापक, जो सभी एलिमेंट को अपने में समाहित कर रहा है, तो वो व्यापक रूप इसका ये है। अभी क्वेश्चन के साथ आप पूरी बात को समझ जाएंगे। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 का मतलब आप समझे, सबसे पहले समझिए, मतलब इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2, यानी ऐसे आप बिंदी लगा लीजिए, दिस और दिस, ये 2 है, पंक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्तंभ कितने? वो भी 2, तो ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ। ये काम आप कर लीजिए, कभी भी ऐसा करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो ऐसा दिया होता कि ये है ए आई जे और ये 3 क्रॉस 2 का, इस तरह से अगर आपको दिया होता तो तुरंत आप ऐसा करोगे, यहां आप 3 पंक्तियां हैं तो 1 2 3 आपने पंक्तियां कर ली, और कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं? 2, तो आपने ये एक पहले ही था, ये 2, ऐसा कर लिया। अब जितना वैकेंट आपका बच जाता है खाली जगह, वो समझ लो आप उसे भरना है ऐसे। यानी अगर आप 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको A11, A12, A21 और A22 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक आव्यूह A है जो कि 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 जिसकी कोटि है, और इसका व्यापक पद जो स्टैंडर्ड टर्म है वो Aij के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब इससे अगर आप A11, A12, A21, A22 निकाल लो तो आव्यूह को आप बना सकते हैं। अब A11 अगर आपको निकालना है तो I की जगह भी 1 पुट करोगे और J की भी जगह 1 पुट करोगे, तो 1/2 I की जगह आपने क्या पुट किया? 1, और J की भी जगह पुट किया 1, स्क्वायर कर दिया, तो 1/2 और 1 + 1 2, 2 स्क्वायर हो गया 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये A11 हो गया। अब आपको इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए A12 चाहिए, दैट इज 1/2, 1 I की जगह 1 और यहाँ J की जगह 2, स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1 + 2 3, 1/2 और 3 स्क्वायर 9, दिस इज 9/2। A21 1/2, I की जगह यहाँ I की जगह 2 हो जाएगा, प्लस J की जगह 1 हो जाएगा, स्क्वायर, तो 1/2 3 स्क्वायर 9, दैट इज आल्सो 9/2। फिर आपको क्या निकालना है? 22। ओके, तो 22 मीन्स I भी 2 है और J भी आपका 2 है, तो 1/2 2 + 2 स्क्वायर,
1/2, 4 स्क्वायर में 16, दैट इज 8। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैट्रिक्स आपका जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैट्रिक्स A11 2, A12 9/2, A21 9/2 एंड A22 8। ये आपका अभीष्ट अवयव है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी हैं क्वेश्चंस, जैसे इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो स्टैंडर्ड एलिमेंट दिया गया है Aij, वो इस तरह से I/J। अब चूंकि ये फिक्स है सभी में, ये 2x2 का ही आर्डर है, यानी आपको क्या निकालना है, A11 A12 जैसा पीछे निकाले थे A21, ये आपका फिक्स है। इसका मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इस तरह से ही बनेगा। यानी यहां भी आपको A11 A12 A21 और A22 चाहिए। ओके, अब चलिए यहां से A11 निकालते हैं। A11 इज इक्वल टू, ये I की जगह भी 1, J की भी जगह 1 हो गया। A12 इज इक्वल टू, I की जगह 1 और J की जगह 2 हो गया। A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, दिस इज 2। A22 यानी I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, 1। यानी जो आपका अभीष्ट आव्यूह होगा वो होगा 1, 1/2, 2 एंड 1। ओके, दिस इज योर आंसर। एक थर्ड पार्ट है, इसे आप खुद से कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। Aij इज इक्वल टू I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, यहाँ भी आप A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22, ठीक है। क्योंकि आपसे जो निकालने के लिए कहा जा रहा है वो मैट्रिक्स का जो कोटि है वो 2x2 का ही है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में इस पे आपकी चर्चा कर दी जाएगी। इन द सेम वे, ठीक आपका इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 5, पहली एक्सरसाइज का। इसमें 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x4। 3x4 मीन्स, प्लीज वेट मैम प्लीज। 3x4 बनाना है। 3x4 मीन्स आपके 1 2 3 रोज होंगे और कॉलम स्तंभों की संख्या एक तो पहले ही है, 2 3 4। अब बाकी को आप फिलअप कर लीजिएगा। तो आपका A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इतने आपको, चूंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसलिए मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और स्टैंडर्ड एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की क्लास फिर नेक्स्ट डे चलेगी। इतने क्वेश्चंस को आप कर लेंगे क्योंकि मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगता है, सो प्रैक्टिस इज too much necessary. Thank you so much for listening carefully.